Hello and welcome to Target Gurukul. This is your educator and mentor Dipali और यहाँ पे आप लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हो मेरे साथ। यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो वेरियस एग्जाम्स में यानी कि आपके एलएलबी, बीएलएलबी और एलएलबी 3 इयर्स के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब अवेलेबल है, तो जितना हो सके इससे आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, चीज़ों को और ज़्यादा शार्प कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल कराई जा रही है, तो आप मस्ट इंश्योर कर लीजिए अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी पढ़ सकते हो, और अगर आप इंग्लिश में प्रेफर करना चाहते हो तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भाई वो कौन था जिसने प्रपोज किया था आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ताकि वो फ्रेम कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए कह रहा है स्वराज पार्टी ऑफ 1934, बी कह रहा है कांग्रेस पार्टी ऑफ 1936, सी है मुस्लिम लीग इन 1942 एंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ 1946। तो देखिए इसका सही आंसर आपको पता है, इट इज स्वराज पार्टी इन 1934 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपसे ये कह रहा है कि in which of the following article the right to education has been placed by the 86th constitutional amendment। तो बताना है हमको 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जो अनुच्छेद है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो अगर आप अच्छे से जानते हो, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन एक करके एक आर्टिकल है, और ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसने फंडामेंटल राइट तो ऐड किया ही किया है, उसके साथ साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी भी ऐड करते हुए चला है ये। इस वजह से ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है, दिस इज आर्टिकल 21A। ओके, और इसी के साथ साथ फंडामेंटल और डीपीएसपी में जो आर्टिकल ऐड किए गए हैं उनको आप एज अ होमवर्क कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से वो दो आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करते हैं, जो कि 11th ड्यूटी है हमारी, और उसके साथ साथ डीपीएसपी में भी एक आर्टिकल ऐड करता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशियली प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द प्री इंडिपेंडेंस डेज। तो देखो जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था ना, उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग किसी ने उठाई थी, और वो इनिशियल प्रपोजल था यानी सबसे पहला प्रपोजल था। तो वो किसका था यहाँ पे, इन चारों में से पूछ रहे हैं। अब मैक्सिमम पीपल देखिए यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है, एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इट इज़ नॉट योर्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे तो आपको आंसर दे रखा है, बट इन द एग्जामिनेशन आपको पता है मैक्सिमम लोग यहाँ पे B.R. अम्बेडकर लगा के आ जाएंगे, तो वो नहीं थे। ठीक है, आपको ये इंश्योर करना है इट इज़ M.N. रॉय। तो यहाँ पे आपको ये मिस्टेक नहीं करके आनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड। तो देखो किस ईयर में पहले जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा, याद रखना, फॉर द लोकसभा हेल्ड हुए थे। अब आपको पता है ना लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन वगैरह होते हैं, और राज्यसभा में थ्रू योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, वो सब क्लियर रखना। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एंड स्पेशली द स्टूडेंट ऑफ आवर कोर्स यू शुड नो अबाउट दिस। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकसभा में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे। तो पहले जनरल इलेक्शन आपके 1952 में हुए थे, ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बाय हुम वॉज द प्रपोजल टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन। तो भाई किसके प्रपोजल के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था। ठीक है, बाय हुम वॉज द प्रपोजल टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है बाय सामिन कमीशन, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, या बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब आपको पता है क्रिप्स मिशन आया था जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म करने की डिमांड उठाई गई थी, तो उसी में ये प्रपोजल भी आया था। तो ये आपके लिए एक इजी क्वेश्चन बन के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे। ठीक है,
कितने आर्टिकल हैं ऐसा बोला जा रहा है आपसे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनिशियली कितने थे और नाउ कितने हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताते चलना है। आई नो दिस इज़ वियर्ड, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए वियर्ड हो जाएंगे बिकॉज अभी मोर देन 400 हैं और मोर देन 400 के अकॉर्डिंग आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। और यहाँ पे ए दिया रखा है, यहाँ पे अगर इनिशियल होता तो उस टाइम पे 350 के आसपास आर्टिकल थे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार इसको क्लियर कोई एक लोग कमेंट ज़रूर करिए कि कितने अभी हैं नाउ और कितने पहले थे इनिशियली। ठीक है, आर्टिकल्स भी बताने आपको, शेड्यूल भी याद रखने और पार्ट्स भी याद रखने, क्योंकि ये पूछा जाता है इन द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का इन चारों में से मेंबर कौन नहीं था। अब कौन था अगर आपको याद है तो कौन नहीं था इजीली एलिमिनेट कर लोगे। वैसे विलियम वुड इसके कैबिनेट के नहीं थे, तो आपके ये तीनों तो बन के आ जाते हैं कि ये तीनों आपके मेंबर थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में भी नॉट के जो जाल में है इसमें आपको नहीं फंसना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बिन डिक्लेयर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पास हुई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो वहाँ पे कि इनमें से कौन सा बेस्ट दिखाता है कि हम एक हेजेमनिक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, कि हम सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, कि हम सोवराइन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, या नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे ना एक मिस्टेक है कि यहाँ पे हेजेमनिक नहीं लिखना चाहिए था। इधर हम ये सब तो हैं, सोशलिस्ट भी हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, बट वी आर नॉट हेजेमनिक, वी आर सोवराइन। ठीक है, तो ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा अप्रोप्रिएट वर्ड की बात करें तो हेजेमनिक नहीं बल्कि सॉवराइन आना चाहिए। वी आर अ सॉवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946। तो डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी 1946 में। तो यहाँ पे आपके सी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ठीक है, नहीं को ध्यान दीजिएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू असेंबल पीसफुली, या राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। अब देखो ध्यान देना है यहाँ पे, हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से रिमूव कर दिया गया था एंड इट इज़ नाउ मूव टू 300A एंड आर्टिकल 31। तो ये अब किसी भी तरीके का कोई फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज़ अ लीगल राइट। ठीक है, और यहाँ पे रिड्रेसल को रेमेडीज भी कर सकते हैं आप। वैसे रिड्रेसल इज ऑल्सो अ राइट वर्ड विच कैन बी यूज, बट वी मोस्ट प्रेफरेबली हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यूज करना चाहिए विच फॉल्स अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट्स जारी करने का अधिकार होता है अंडर दिस आर्टिकल। ठीक है, और वो 5 रिट्स मैंने पहले भी आपको बार बार बताई हैं, कई बार बताई हैं, तो उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अंडर हुम वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। तो भाई किसके कारण आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, अंडर द क्रिप्स मिशन 1942, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 एंड अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 फॉर्म योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनमें से किसके पास में होती है? यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनमें से कौन कौन फॉल करता है।
President of India, Prime Minister of India, Union Cabinet, yeah, all of the three. So D is the correct option because all are the part of the central government executive power. ठीक है, executive power इन सभी के पास में होती है. So D is the correct option. Now the next question is saying by whom were the member of the Constituent Assembly has drafted the Constitution of India selected. अब देखो किसने जो है ड्राफ्टिंग की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बोल रहे हैं नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इलेक्टेड बाय द असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल या इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. तो मुस्लिम लीग का तो नाम भी नहीं उठता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में हेल्प भी करी होगी. तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन तो एकदम से एलिमिनेट होगा, और गवर्नर जनरल और ब्रिटिश पार्लियामेंट उस वक्त हटने वाले थे, तो ये भी आपका नहीं होगा. तो बी आपका हो जाएगा, दे आर इलेक्टेड बाय द असेंबलीज ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस. ठीक है, डायरेक्ट ही इलेक्शंस बोलेंगे, बट वो एक उस तरीके के नहीं हुए थे जिस तरीके के आज इलेक्शन होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लेके, बट हुए थे इलेक्शंस. तो वी कैन से नेक्स्ट आपका हो जाएगा फ्रॉम द गिवन पॉइंट हु इज यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो देखो हमारे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन प्राइम मिनिस्टर होता है यूजुअली. ठीक है, यूजुअली कौन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो आपका कह रहा है यहाँ पे फ्रॉम नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा या मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस. तो जो यूजुअली यहाँ पे यूजुअली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर का मीनिंग ये निकालना चाह रहा है या आम तौर पे कौन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, हु इज़ द मेंबर ऑफ द लोकसभा. आम तौर पे यही होता है, बट याद रखिएगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा से ही, सॉरी, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिर्फ लोकसभा से ही हो सकते हैं मेंबर. ऐसा कोई भी कंपलसरी चीज़ नहीं है. ही कैन बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एज वेल. सो बट यहाँ पे यूजुअली वर्ड आमतौर पे लिख के बोला गया है, सो इट इज़ द मेंबर ऑफ लोकसभा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो देखो परमानेंट की बात करी जा रही है, तो आपको भी पता है सचिंदानंद सिन्हा कुछ दिन के लिए चुने गए थे, बट आफ्टर दैट इलेक्शंस हुए थे और उसमें हमने राजेंद्र प्रसाद को अपना प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना था. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा. इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी जो आपका नेमिंग की, ये जो आपके वर्ड्स की यूजेज होती है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटिव होती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज हम वहाँ पे हरी में इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट हाउ मेनी सेशंस आर कॉल्ड इन अ ईयर ऑफ द लोकसभा. तो भाई कितने सेशन हो सकते हैं, एट लीस्ट कम से कम कितने होने चाहिए. तो 6 महीने की गैपिंग पे 2 सेशन हो सकते हैं. सो इट इज़ अ ट्वाइस अ ईयर. ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा लैकिंग नहीं होनी चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है. नेक्स्ट आपका है हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो भाई पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी, तो उसमें प्रिसाइड कौन किया था. पहली मीटिंग की बात कर रहा है, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद लगा के मत आ जाना, इट इज सचिंदानंद सिन्हा. ठीक है, डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड. तो बताना है भाई मेंबर ऑफ राज्यसभा कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड. सो इट इज़ 6 ईयर्स. ठीक है, मे बी इसकी शायद चेंज हुई थी इन फाइनल स्टेजेस, तो एक बार इसको चेक कर लेना, बिकॉज समवेयर इट फॉल्स अंडर 5 एंड देन 6. तो एक बार इसको प्लीज़ कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. तो इनॉग्रल सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन था, ये आपको बताना है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, या फिर बी आर अम्बेडकर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का
क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। तो लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन भेजता है, वो कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सीट्स फॉर द लोकसभा रिजर्व कर कर उसने रख रखी है? तो इट इज नन अदर देन उत्तर प्रदेश। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। मोस्ट डेंसिटी कहाँ पे है, तो वो आपको याद रखना है। ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कहाँ पे है, तो ये भी याद रखना है। तो मोस्ट डेंस स्टेट में आप उत्तर प्रदेश का नाम मत डाल के आ जाना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको एट लास्ट यही बताना चाहूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज द टाइम फॉर द पीक of your preparation. Take your preparation to the highest point, to the peak point, और जितना हो सके मेहनत कीजिए। आर्टिकल्स वगैरह एकदम रट्टा मार लीजिए, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपीज, ड्यूटीज, प्रियम्बल, एग्जीक्यूटिव, योर प्रेसिडेंट, these emergency, these all topics are so much important, which I can't emphasize more than this. And at last, thank you so much for your patient listening. Thank you so much for giving your precious time to this series, और ऐसे ही सीरीज आपके लिए आती रहेंगी इन द फ्यूचर एज वेल। सो लेट्स ट्यून टू द टारगेट गुरुकुल, और हमारे साथ आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर के आएंगे। ओके, अच्छी रैंक लगानी है, मस्ट इंश्योर। सो एट लास्ट, हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद।